पढ़ेंगे संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां क्या होती है। हम डिटेल में समझाएंगे आपको ये सभी चीजें क्या है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। आप देखिए इस चैनल पे हम लोग एक से एक वीडियो अपलोड कर रहेंगे, और लगभग हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे, और वो वीडियो अपने आप में यूनिक होगा, टू द पॉइंट और फुल्ली एरर फ्री होगा। तो आप लास्ट तक जरूर वीडियो देखिए और सारा वीडियो देखिए, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का। तो देखते हैं ये क्या है भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। देखिए जिस तरह से हमारा बुक है, बस उसी तरह से संविधान भी क्या है, एक बुक है, कानून की किताब है। बुक में क्या होता है, कई चैप्टर होते हैं। तो ठीक उसी तरह से संविधान में क्या है, कई भाग हैं। जिस तरह से आपके बुक का चैप्टर, उसी तरह से संविधान का क्या भाग। उसके बाद देखेंगे कि चैप्टर के अंदर में भी कई पॉइंट होते हैं। तो जिस तरह से चैप्टर के अंदर पॉइंट होते हैं, उसी तरह से संविधान में भाग है, और भाग के अंदर में क्या होते हैं, अनुच्छेद। दैट मीन्स एक भाग में कई अनुच्छेद होंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि भाग 1 है, तो भाग 1 में कई अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, माने आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। इसी तरह से भाग 2 में चले जाएंगे तो यहाँ भी कई अनुच्छेद हैं। यहाँ पे है अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक, और इसी तरह से भाग 3, और इसी तरह से भाग 4, और इसी तरह से टोटल कितने हैं, 22 भाग। ठीक है, और हर भाग में कुछ कुछ अनुच्छेद हैं। आप देखते होंगे कि यदि आपका बुक है और चैप्टर है और पॉइंट है, तो हर चैप्टर का कुछ ना कुछ विषय होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ भी है, भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 है, और यहाँ पर विषय है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक इसी तरह से भाग 2 में चले जाएंगे तो आर्टिकल 5 से लेकर 11, और यहाँ पर विषय क्या है आपका, नागरिकता। ठीक है, और इसी तरह से भाग 3 में चले जाएंगे 12 से लेकर के 35, यहाँ पे क्या है, तो मौलिक अधिकार। ठीक इसी तरह से चले जाएंगे भाग 4 में, तो यहाँ पे 36 से लेकर के आपका 51, और यहाँ पे है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर नेक्स्ट चले जाएंगे तो भाग 4A, यहाँ पर है आर्टिकल 51A, और यहाँ पे विषय है मौलिक कर्तव्य। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको भाग और अनुच्छेद जो है आपको मिलता जाएगा, और सबका कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ विषय है, किसी न किसी सब्जेक्ट को वो डील करता है। ठीक है, तो ये चीज समझ पाए होंगे कि भाग के अंदर में क्या होंगे, आपके अनुच्छेद होंगे। अनुसूचियां अलग होती है। अनुसूची क्या है, तो अनुसूची जो है वो अलग से रखा गया है। इसमें चेंज होने वाले चीजों को रखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए सैलरी, वेतन, ठीक है, और स्टेट और यूटी का नाम, कौन सा स्टेट और कौन सा यूटी है उसका नाम। तो जो चेंज होने वाले मैटर है उसको अनुसूची में रखा जाता है। हम लोग चर्चा करेंगे सभी अनुसूचियों की, लेकिन पहले इसी को थोड़ा सा और देख लीजिए कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं। देखिए जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां 8। वर्तमान में बात करेंगे तो मूल रूप से तो 22 ही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे, मूल रूप से 22 ही है, लेकिन काउंटिंग देखेंगे तो 25 हो जाएगा। बोलिए क्यों हो जाएगा 25? जैसे देखिए यहाँ 4 और 4A, तो देखिए नंबर 4 ही गया है, लेकिन काउंटिंग करिएगा तो 1 2 3 4 5 हो जा रहा है ना। तो जो ए करके जोड़ा गया है, हिंदी में का लिखा रहेगा, इंग्लिश में ए। ठीक है, जैसे हम यहाँ 4A लिखे हैं तो यही चीज हिंदी में लिखेगा तो 4 का। तो ये जो ए या कहें क करके जो जोड़ा गया है उसको यदि काउंट कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, और यदि उसको नहीं जोड़ेंगे तो अभी भी 22 ही होगा। ठीक, वैसे ऑप्शन देख लीजिएगा क्या दिया है। ठीक है, यदि पूछा वर्तमान में कितने हैं तो 25 करेंगे, लेकिन बहुत बार नहीं रहता है 25, तो 22 मार दीजिएगा। ठीक है, वैसे यदि हम काउंट करें ऐसे करके तो टोटल 25 हो जाएंगे अभी भाग में। ठीक है, समझ पाए इसे? चलिए उसके बाद अनुच्छेद में चले जाएं तो उस समय 395, लेकिन अभी अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 450 से अधिक हो चुकी है। अनुसूची में बात करें उस समय 8, और अभी जो है 12, 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया है। कब कब जोड़ा गया वो हम लोग उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि संविधान में वर्ड कितने हैं, शब्द कितने हैं। तो देखिए जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें आपका 80,000 वर्ड्स था। अभी कितना वर्ड्स है उसकी कोई आधिकारिक जो है जानकारी नहीं है। आप 80,000 वर्ड्स याद रखिए। एसएससी के एग्जाम में और जेएसएससी के एग्जाम में, दोनों ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कितने वर्ड्स, 80,000 वर्ड्स। ठीक है, वैसे आप नेट में सर्च करिए तो 1,20,000 1,17,000 वर्ड्स आपको दिखाएगा, लेकिन एग्जाम के लिहाज से आपको यही डेटा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि ये आपका 22 से 25 भाग कैसे कैसे हुआ। ठीक है, हम इस 22 से 25 भाग को समझाते हैं। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है
तो देखिए भाग की चर्चा कर दे रहे हैं, कैसे कैसे ये चेंज हुआ। पहले कितने थे, भाग 22। अब देखिए हुआ क्या कि सातवां संविधान संशोधन 1956। संशोधन माने बदलाव, संविधान में जब भी कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए संशोधन अमेंडमेंट लाना पड़ता है। तो 7वें नंबर का संशोधन जो हुआ 1956 में, इसके द्वारा भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया। भाग 7 और भाग 9 को क्या किया गया, हटा दिया गया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था। इसके द्वारा जो है वो 2 जोड़ा गया, एक जोड़ा गया 4A और एक जोड़ा गया 14A। ठीक है, तो बताइए 22 था, 2 हटा दिए, तो 22 में 2 हटाए कितना बचा, 20। फिर 2 जोड़ दिए, कितना हो गया, 22। ठीक, नेक्स्ट देखिए 73वां संशोधन, और ये 73वां संशोधन 1992, इसकी चर्चा अभी आगे मिलेगी। इसके द्वारा जो है भाग 9 जोड़ा गया, यहाँ 9 हटा दिया था ना, वापस 9 जोड़ दिया गया। और फिर 74वां संशोधन 1992 में ही हुआ था, तो यहाँ पर जोड़ा गया आपका 9A। ठीक, फिर नेक्स्ट जो है आपका 97वां अमेंडमेंट, ये हुआ 2011 ईस्वी में, और इसके द्वारा जोड़ दिया गया 9B। ठीक है, तो यहां तक 22, एक बढ़ा हो गया 23, फिर एक बढ़ा हो गया 24, और फिर एक बढ़ा हो गया 25। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी किस तरह से 25 हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एक बार एसएससी में कि कौन से भाग को हटा दिया गया है, तो देखिए 7 हट गया, दोबारा 7 नहीं आया है। 9 हटा लेकिन वापस 7 तो गया ना, लेकिन 7 वापस नहीं आया। ठीक है, तो 7 पूरी तरह से हट चुका है। ठीक है, खाली है, वहां पे ब्लैंक है। ठीक है, वैसे ब्लैंक करने का जरूरत नहीं है, बस सिंपली घोषित कर देना है कि वो प्रभावी, अब वो इफेक्टिव नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये सब चेंज करता कौन है, तो ये सभी चेंज, ये जो संशोधन अमेंडमेंट होते हैं, इस अमेंडमेंट करने का अधिकार जो है वो संसद पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तो पार्लियामेंट नहीं पढ़े हैं, आगे आएगा। ठीक है, अब जब हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे भाग और अनुच्छेद आता जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम भाग 1 की चर्चा करेंगे, फिर भाग 2, भाग 3, इस तरह से आगे चर्चा होती रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे अभी आज के वीडियो में इस अनुसूची की चर्चा कर रहे हैं, शेड्यूल्स की चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए ये अनुसूची की बात है जहां तक, तो 8 पहले थे, बाद में 4 जुड़ा, दैट मीन्स 8 4 12 अनुसूची अभी हमें पढ़ना है। इस अनुसूची में क्या है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सी अनुसूची में क्या है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, उम्मीद करते हैं कम से कम 2-3 तो आपका सदा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले पहली अनुसूची जो है 12 अनुसूची में जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल, इस पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में राज्य, कितने राज्य हैं हमारे देश में और कितने केंद्र शासित प्रदेश, जिसको कि यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, उसका लिस्ट है। आपको पता हो कि अभी 28 राज्य हैं, 29 थे तो जम्मू कश्मीर को लिस्ट से हटाइए, तो अभी 28 राज्य हैं और आपका 9 केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि कुछ दिन के बाद इस 9 नहीं, इसको आप 8 पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को जो है एक साथ मर्ज कर देने का प्रस्ताव है, वो लगभग हो ही चुका है। ठीक है, तो अभी तक 9, फिर करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह में पढ़ते रहिए, ऑफिशियली जिस दिन अनाउंस हो जाएगा उस दिन से हम लोग पढ़ने लगेंगे। यूटी की संख्या 8, ठीक है, 9 है ना, तो 2 को मर्ज करेगा तो 8 ही बचेगा ना। ठीक है, चलिए, तो ये पहली अनुसूची हो गई। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो आपका दूसरी अनुसूची में जो है वो वेतन की चर्चा है, सैलरी की चर्चा है। किसके वेतन की चर्चा, तो जो संवैधानिक पद है, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये जो सभी संवैधानिक पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है, उसके सैलरी की चर्चा यहाँ पे की गई है दूसरी अनुसूची में, किसका कितना सैलरी है। ठीक है, चलिए तीसरी अनुसूची में चले आएंगे। तो तीसरी अनुसूची में जो है वो आपका क्या है, तो शपथ, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओथ, सिंपल वर्ड में इसी को कहें कसम। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। शपथ कहने का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेंगे तो वो क्या क्या कहेंगे। आप कभी टीवी वगैरह में देखे होंगे तो ठीक, और नहीं देखे हैं तो आगे जरूर कोशिश करिएगा देखने का। वैसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसका कि हर संवैधानिक पद पे जब भी कोई व्यक्ति काबिज होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट या इलेक्शन होता है, तो उन्हें एक शपथ लेना होता है।
कौन व्यक्ति अपने शपथ में क्या कहेंगे, उसकी चर्चा जो है यहीं पर आपको मिलेगी तीसरी अनुसूची में। ठीक है, ये चीज कैसे याद रखिएगा कि तीसरी अनुसूची में शपथ है, तो बहुत पुराना एक मूवी है। ठीक है, पता नहीं आप लोग देखे या नहीं देखे, हम भी नहीं देखे वैसे, तीसरी कसम। ठीक है, तीसरी कसम माने तीसरी में क्या है, कसम है, तीसरी कसम। ठीक है, 3-4 बार बोलिए, याद रह जाएगा, तीसरी कसम। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, मतलब किस राज्य का कितना सीट होगा राज्यसभा में। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि झारखंड की बात करें तो झारखंड का 6 सीट है राज्यसभा में। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, इसी तरह से बिहार, प्रत्येक राज्यों का फिक्स है ना कि इस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो हर राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें होंगी, इसी की चर्चा यहाँ पे है चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहाँ पे हो गया, चतुर्थ अनुसूची। वैसे राज्यसभा पढ़ेंगे हम लोग आगे तो वहां पर दोबारा ये मिलेगा। चलिए उसके बाद पांचवी अनुसूची की बात करेंगे। तो पांचवी अनुसूची, 5th शेड्यूल, यहाँ पे SC और ST, ठीक है, SC और ST क्षेत्र के प्रशासन से जुड़ा हुआ चीज है, SC ST के प्रशासन से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, जो SC ST अधिसूचित क्षेत्र होते हैं उसका प्रशासन कैसे चलेगा, उसी से जुड़ा हुआ चीज है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि SC ST अधिसूचित क्षेत्र जो होते हैं उसका प्रशासन राष्ट्रपति के अंडर में होता है। ठीक है, मतलब सबसे हेड व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज कैसे याद रखेंगे। ठीक है, कि पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए जो SC ST होते हैं ना, आप देखिएगा फॉर्म भरते वक्त इन्हें 5 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, माने एज में छूट मिलता है 5 साल का। तो SC ST को छूट मिलता है कितने साल का, 5 साल का। और संविधान में 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन से जुड़े हुए प्रावधान है। ठीक है, चलिए केवल हम याद रखने के लिए केवल बताएं, हम किसी भी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहते, ओनली एंड ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी तरह से हमें याद रह जाए बस। ठीक है, चलिए उसके बाद छठी अनुसूची में चले जाएंगे। तो छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों के जो SC ST क्षेत्र हैं उसके प्रशासन से संबंधित। देखिए पूरे भारत की चर्चा यहाँ पे है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य, जैसे उदाहरण के लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो इसके जनजातीय क्षेत्रों से, हाँ, इसके जो जनजातीय क्षेत्र हैं इसके प्रशासन से संबंधित प्रावधान छठी अनुसूची में है। ठीक है, पूरे देश का यहाँ पे है, लेकिन ये जो पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, 4 राज्य, इसके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित प्रावधान आपको कहाँ पे मिलेगा, छठी अनुसूची में मिलेगा। ये राज्य भी याद रखना है, कौन कौन है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम है। कैसे याद रखिएगा, असम का A पकड़िए, त्रिपुरा का T पकड़िए और मिजोरम M और मेघालय M और मिजोरम भी M, तो इसको पढ़िए ATM। पैसा निकालने जाते हैं ATM और M को स्क्वायर कर दीजिएगा, ATM स्क्वायर मतलब M2 है, एक मेघालय और एक आपका मिजोरम। तो ये छठी अनुसूची हो गई। नेक्स्ट देखिए 7वीं अनुसूची। तो इस 7वीं अनुसूची में क्या है भाई, तो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यहां पर जो है वो 7वीं अनुसूची में जो है आपका 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट दिया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दिए गए हैं। उस 3 लिस्ट में से एक आपका है संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट कहेंगे, एक है राज्य सूची जिसे स्टेट लिस्ट कहेंगे, और एक आपका है समवर्ती सूची जिसे कंकरेंट लिस्ट कहेंगे। ठीक है, इस संघ सूची की बात करेंगे तो इस संघ सूची में जो है ओरिजिनली 97 विषय थे, अभी जो है वो 100 है वर्तमान में। यहाँ पे बात करेंगे तो ओरिजिनली 66 थे, वर्तमान में 61 है। और समवर्ती की बात करेंगे तो 47 ओरिजिनली था, वर्तमान में 52 है।
मतलब कह सकते हैं कि जो 57 था अब बढ़ करके 100 हो गया है, जो 66 था वो घटकर अब 61 हो गया है, जो 57 था वो बढ़ करके 52 हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका कुछ विषय उसमें डाल दिया गया, उसका कुछ विषय उसमें डाल दिया गया, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब पहले समझिए कि क्या इसका मतलब है। ये जो 3 सूची है, 3 जो लिस्ट है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, संघ सूची में जितने भी विषय हैं, टोटल कितने हैं अभी 100, इस सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार, या कहें जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, उसी को अधिकार है। अभी बीजेपी सरकार, आगे आने वाले समय में सरकार बदल भी सकता है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है, संघ को है, संघ सूची। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, इसका कुछ एग्जांपल ले ले यदि, तो रक्षा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, विदेशी नीति, ठीक है। तो ये सभी कुछ है जिसकी चर्चा कहां पे आपको संघ सूची इस में मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद राज्य सूची में चले आएंगे। तो इसमें जितने भी विषय हैं, कितने हैं भाई, अभी 61। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, राज्यों को है। राज्य कानून बना सकता है, स्टेट। जैसे उदाहरण के लिए भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रावधान, इस 61 का एग्जांपल की बात कर लें तो भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रावधान, ठीक है। उसके बाद बात करें साफ सफाई, ठीक है, तो भूमि, साफ सफाई, ठीक है, वन, इससे जुड़े हुए प्रावधान जो है आपको कहां मिलेंगे, राज्य सूची में मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये समवर्ती की बात करें, कंकरेंट, तो इसमें क्या है, तो समवर्ती, सम माने होता है बराबर, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो भी विषय हैं, उदाहरण के लिए एजुकेशन, शिक्षा, तो इस पर जो है वो कानून बनाने का अधिकार दोनों को ही है। दोनों को ही मतलब एजुकेशन पर कानून संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। और जितने भी विषय हैं समवर्ती सूची में, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। लेकिन कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो फिर केंद्र सरकार वाला कानून जो है वो मान्य होगा। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि बैंकिंग, रक्षा, ये किस सूची में आता है। ठीक है, तो यहाँ हम केवल आपको शॉर्ट में बता दिए हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो हम सारा लिस्ट बताएंगे, और प्लस हम ये भी बताएंगे कि कैसे बिना रटे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज रटने की जरूरत है, बाकी रटने का जरूरत है नहीं। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा होगा वो ऑब्वियस है संघ के हाथ में जाना चाहिए। ठीक है, आप सोचिए विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कानून राज्य बनाए तो क्या मतलब है, क्योंकि राज्य का संबंध तो विदेशों से होता नहीं ना। जब चाइना से डील करेगा तो चाइना से डील सिक्किम या हमारा उत्तर प्रदेश तो नहीं ना करेगा भाई, चाइना से डील तो हमारा केंद्र सरकार करेगा। तो विदेश नीति, रक्षा, बैंकिंग, ये सभी जो विषय हैं वो संघ के अधिकार में चला जाता है, इसलिए उससे जुड़े हुए कानून बनाने का अधिकार संघ को दिया गया है। अभी आप ध्यान रखिए 7वीं अनुसूची में ये 3 लिस्ट का जो है वो चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये 7वीं अनुसूची हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, इस 8वीं अनुसूची में क्या है, तो टोटल 22 भाषा, पहले 14 था, बाद में 8 भाषा बाद में जुड़ा, तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता दिया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं। इस 22 भाषा में कौन है कौन नहीं है उससे भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रख लीजिए, भोजपुरी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये 2 बड़े बड़े लैंग्वेज हैं जो यहाँ पे 22 में से शामिल नहीं है। ठीक है, वैसे नोट्स आप देख लीजिएगा, पूरा लिस्ट दिया हुआ है, हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि ये 8 जो है वो कौन कौन है और कब कब वो जुड़ा। ठीक है, टोटल 22 है, 14 प्लस 8। ठीक है, चलिए कब कब जुड़ा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपका सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी। ठीक है, सिंधी ये कब जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, 8 जो जुड़े हैं बाद में उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो सिंधी जोड़ा गया। उसके बाद आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को ही जोड़ा गया 1992 ईस्वी में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये जोड़ा गया 2003 और 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003। हालांकि ये 92वां संविधान संशोधन 2003 जो है वो लागू हुआ था 2004 में। ठीक है, संशोधन के नाम में 2003 है लेकिन लागू हुआ 2004 में, तो ये हो गया होगा।
ठीक है, 8 भाषा, ठीक है। चलिए 3 3 6 7 और 1 8, ठीक है। चलिए 8वीं अनुसूची हो गया। अब चले आइए, यह 8 संविधान में पहले से था, 4 बाद में जुड़ा, 9वां 10वां 11वां 12वां। तो देखिए जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, 9वीं अनुसूची ये जोड़ा गया 1951 ईस्वी में, पहला संविधान संशोधन, ठीक है, पहला संविधान संशोधन। आपको पता है संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और पहली बार संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी। और 1951 ईस्वी में ये जो पहला संशोधन हुआ, उसी के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद कैसे रखिएगा? देखिए 51 क्या है? लास्ट में 1, और पहला संशोधन भी हुआ था कब? 1 में, ठीक है। पहला संशोधन 1951, लास्ट में 1 है, याद रखिए वहां से, ठीक है। इसमें क्या है भाई? तो इसमें क्या है ना, ठीक है, तो इसमें है कि यदि किसी भी कानून को, किसी भी कानून लॉ को यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, ठीक है, यदि सरकार, संसद, पार्लियामेंट किसी भी विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दे, तो 9वीं अनुसूची में डालने से वो कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जो कानून इस 9वीं अनुसूची में डाला गया, उदाहरण के लिए भूमि से जुड़ा हुआ कुछ कानून को इसमें डाला गया था, तो यदि इस अनुसूची में डाला गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस कानून की रिव्यू नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून की समीक्षा नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है। आपको पता हो कि सरकार कुछ भी कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करता है, जांच करता है कि कहीं ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, ठीक है, कि ये संविधान के खिलाफ है या क्या है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। और सिंपल वर्ड में कहें तो जो विषय यहाँ पर डाल दिया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब फिर हुआ क्या कि 2007 ईस्वी में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपना एक डिसीजन दिया। उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट कि आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप किसी भी चीज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से आप बाहर कर दें, ठीक है। तो वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है यदि उसे मौलिक अधिकार का हनन या मौलिक अधिकार का उल्लंघन, वायलेशन हो रहा है। तो जिस समय बना था उस समय कहा गया सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में कहा कि समीक्षा कर सकता है। आप जो ये किए हैं प्रावधान ये गलत है, ठीक है। तो अब है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है, किस शर्त पे? यदि उसे मौलिक अधिकार का हनन या कहें मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो तो, ठीक है। समझ गए होंगे, और डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में चले जाइए। ये 10वीं अनुसूची, ठीक है, ये जोड़ा गया आपका कब? तो 10वीं अनुसूची ये जोड़ा गया आपका 1985 ईस्वी में, ठीक है। इसमें है क्या? तो दल बदल से संबंधित कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल से संबंधित कानून। आप देखते होंगे कि अभी कई एमपी एमएलए होते हैं कि चुनकर आए किसी और पार्टी से और बाद में अपना पार्टी जो है बदलकर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए लाया गया दल बदल निरोध कानून या दल बदल निरोध अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या करता है कि दल बदल को रोकता है, ठीक है, दल बदल को रोकता है। कोई भी एमपी एमएलए यदि दल बदल करते हैं तो फिर इसी अधिनियम के तहत जो है उन पे कार्रवाई होगी, उनकी सदस्यता जा सकती है, ठीक है। लेकिन इस कानून की प्रासंगिकता, व्यवहारिकता कितनी है हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आप याद करिए 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधित 1985 में ये जोड़ा गया संविधान में, ठीक है। ये चीज कैसे याद रहेगा कि 10वीं में दल बदल, तो 10वीं 10 से लिखा आता है और दल बदल, ठीक है। और ये जोड़ा गया 1985 52वां संशोधन करके, 52वां अमेंडमेंट 1985 के माध्यम से जो है इसको जोड़ा गया, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार जो है वो रिपीट करता है, काफी बार पूछा गया है। बीएसएससी बिहार एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है ये चीज, ठीक है। हो गया। अब आगे 2 आसान है। 11वीं अनुसूची जो है ये जोड़ा गया 73वां अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से, और 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया 74वां संशोधन 1992 के माध्यम से। दैट मीन्स दोनों का है ईयर 1992 ही है, ये 73वां संशोधन है और ये जो है आपका
74वां संशोधन है। ठीक है, इस 11वीं अनुसूची में क्या है, किस विषय की चर्चा है, तो यहाँ पर जो आपका ग्राम पंचायत है ना, उसके गठन से संबंधित प्रावधान है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, और इसमें आपका नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और ये जो है वो नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है भाई, तो इसमें लिखा है कि किन किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त होगा। किन किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त होगा। यहाँ पर टोटल जो है आपका 11वीं अनुसूची में, इसमें टोटल जो है आपका 29 विषय है। कितने विषय हैं, 29 विषय। जैसे साफ सफाई, आपका बालू घाट की नीलामी, बाजार हाट लगता है। ठीक है, तो उस तरह से टोटल जो है 29 विषय हैं यहाँ पर। और 12वीं में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। ठीक है, जब लोकल सेल गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में ये सारा आएगा वहां पे। ये चीज कैसे याद रखिएगा कि 11वीं में 29 और 12 में 18, तो देखिए 11 और 29 को जोड़िए कितना आता है 40, और 12 और 18 को जोड़िए कितना आता है 30। ध्यान रखना है कि इसको और इसको जब जोड़ते हैं तो 0 वाला नंबर आता है, उससे आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि 18 विषय किस में और 29 विषय किस में। तो 29 विषय है 11वीं अनुसूची में और 18 विषय है 12वीं अनुसूची।